डेट है आज 1 फरवरी 2021 और आज हम कल के और आज के करंट अफेयर देखेंगे, यानी कि 31 जनवरी और 1 फरवरी के करंट अफेयर देखेंगे। करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, कुछ स्टैटिक पोर्शन पे, कुछ हमारे करंट अफेयर पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। आज के टॉपिक ये हैं। फर्स्ट क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ क्यों न्यूज़ में, इसे देखेंगे। पीएम जेस स्कीम क्यों न्यूज़ में है। एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 ये क्या है। टॉप 25 ड्राइव क्या है मुंबई पुलिस का, इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेंगे। स्टार प्रोजेक्ट से स्टार प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। स्टार्स प्रोजेक्ट इकोनॉमिक सर्वे की क्या फाइंडिंग है एजुकेशन पे, इसे देखेंगे। बेयर नेसेसिटीज़ पे इकोनॉमिक सर्वे में डेटा है जो क्या है, इसे पढ़ेंगे। और कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी इशू की है, पब्लिश की है, किसने की है और क्या किस बेस पे की है, इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। फर्स्ट टॉपिक क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़। ये क्या है, इंडिया ने अभी जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उस पे लाइटें जलाई और एक यूनिटी का साइन शो किया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को से लड़ने में, मतलब कि डिसीज़ को ख़त्म करने में पूरे वर्ल्ड वाइड एक साइन दिया कि यहाँ पे कुतुब मीनार में लाइट जला के कि हम भी ट्रॉपिकल डिसीज़ को ख़त्म करने में साथ हैं वर्ल्ड के। लेकिन अभी ट्रॉपिकल डिसीज़ होती क्या है ये देखेंगे हम। अभी क्या है कि 30 जनवरी को सेकंड डे मनाया गया इसके नाम से। एनुअल, ये पूरे हर साल मनाया जाता है पिछले साल से। तो ये सेकंड वर्ल्ड एनटीडी डे था, मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ डे। एक दिवस इसके लिए डे घोषित कर दिया जो 30 जनवरी को मनाया जाएगा हर साल। अब ये ट्रॉपिकल जो ये है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, ये ट्रॉपिकल डिसीज़ का मतलब तो आप जानते हो बीमारी। ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि ये जी जैसे ये आपके अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में ये ट्रॉपिकल एरिया है। नॉर्थ और साउथ में ट्रॉपिकल एरिया। और ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक ये क्या है, सब ट्रॉपिकल एरिया है। सब ट्रॉपिकल एरिया। और 35 से लेकर 66 तक कितना है, 35 से लेकर 66 तक ये है जी टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन बोलते हैं। और 66 से 90 तक बोलते हैं पोलर जोन इसको, अर्थ पे, समझे। तो ये क्या है, डिसीज़ है, मोस्टली ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है और कुछ सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होती है, इसलिए इसका नाम है ट्रॉपिकल डिसीज़। और नेग्लेक्टेड क्यों है इस डिसीज़ का नाम, नेग्लेक्टेड इसलिए जी क्योंकि ये जो अफेक्ट करती है ना जिन पीपल को, वो क्या है, मोस्टली पुअरेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत गरीब पॉपुलेशन को करती है। और जो कहाँ पे रहती है, रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, अर्बन स्लम्स में। ये क्या है जी, रिमोट एरियाज़ का मतलब है जी दूर दराज इलाके में जो रहते हैं, मान लो पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे सेवाएं नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, रोड्स से कनेक्ट नहीं है, वो उन एरियाज़ को बोलते हैं रिमोट एरियाज़। रूरल एरियाज़ आप जानते हो, ग्रामीण क्षेत्र। अर्बन स्लम, अर्बन मतलब शहरी, स्लम्स मतलब जो झोपड़ी वगैरह पड़ी रहती है ना जी, जैसे तंबू डाल के रहते हैं अर्बन एरियाज में, शहर में जैसे तंबू डाल लिया और वहाँ पे रह रहे हैं, उनको स्लम्स बोलते हैं, स्लम्स। और तो इन एरियाज में ये डिसीज़ होती हैं जो पुअर पॉपुलेशन रहती है जहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं नेग्लेक्टेड। समझ गए, नेग्लेक्टेड। और ट्रॉपिकल का नाम है ये भी समझ गए हम। और क्या है कि इसमें ज़्यादा जो पॉवर्टी से मतलब गरीब लोग होते हैं उन्हीं को ही अफेक्ट करती है डिसीज, इसलिए इसका नाम है। अब इसके लिए चैलेंजेस और कंसर्न क्या है, मतलब चुनौती क्या है और परेशानियाँ क्या है इस डिसीज़ को टैकल करने के लिए। इस डिसीज़ मतलब ये डिसीज़ से, ये कोई एक डिसीज़ नहीं है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़, इसमें बहुत सारी डिसीज़ आती हैं जो भी पुअरेस्ट पीपल में पाई जाती हैं, गरीब लोगों में होती हैं। वो किस वजह से होती हैं और इनके चैलेंजेस क्या है जी, क्या क्या चुनौतियाँ। एक तो जी लैकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस। लैकिंग का मतलब है जी कमी, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस मतलब जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल का मतलब है जी पॉलिटिशियन ही तो जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस नहीं है कि जो पॉलिटिशियन है वो चाहते नहीं है कि ये डिसीज़ ख़त्म हो जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस नहीं है। बस ऐसे ही जैसे क्या है कि मतलब कोई स्टेप पर्टिकुलरली इन्हें टैकल करने के लिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ को टैकल करने के लिए पर्टिकुलरली इनके लिए कोई प्लान वगैरह नहीं है कि इन डिसीज़ को ही टैकल किया जाए। और क्या है जी, लैक ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि इनके बारे में क्या है कि डेटा भी नहीं है डिसीज़ के बारे में, कितने लोग अफेक्ट होते हैं इन डिसीज़ से, इन बीमारियों से कितने लोग अफेक्ट होते हैं और कहाँ कहाँ पे होते हैं, कोई डेटा, कोई रिलायबल डेटा नहीं है। नेक्स्ट क्या है जी,
नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पीपल। ये 1 बिलियन पीपल से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करती हैं ये बीमारियां जो होती हैं। और प्राइमरीली पुअर पीपल को ही करती हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको। और मोर देन 70 कंट्रीज़ हैं, जो टेरिटरीज़ हैं, उनमें ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ पाई जाती है। और अधिकतर कहाँ पे होती है ये? मोस्टली लो इनकम एंड लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं। मतलब जो गरीब कंट्रीज़ होती हैं ना, जो भी, उन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ पाई जाती हैं। अब ये स्प्रेड कैसे होती है, फैलती कैसे है? ये इसका जो इन्फेक्शन है जी, वो फैलता है अनसेफ वाटर से, गंदा पानी हो, पुअर हाउसिंग कंडीशन से, मतलब घर की कंडीशन बहुत बेकार हो, गंदा हो, पुअर सैनिटेशन, सैनिटेशन की व्यवस्था ना हो। सैनिटेशन का मतलब है जी एक हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे मान लो आपका डिफेकेशन से रिलेटेड, मतलब घर में टॉयलेट नहीं है और खुले में शौच करने जा रहे हैं, तो ये सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन हो गया आपका। चिल्ड्रंस इस बीमारी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, मोस्ट वनरेबल हैं, मतलब बच्चों में ज़्यादा होती है ये डिसीज़, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ होती है। और परमानेंटली क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर इस डिसीज़ की वजह से डिसेबल हो जाते हैं और मर जाते हैं। और क्या है जी इसके बारे में, क्या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ हैं हमारे इंडिया में? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ बनाई है टैकल करने के लिए? पॉलिसीज़ तो है जी, एक देखो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। ये क्या है, 2017 में पॉलिसी लाई गई थी, जो कि इनोवेशन को बढ़ावा देगी, स्टिमुलेट करेगी इनोवेशन को हमारे कंट्री में। मतलब खोज हो बीमारियों के लिए दवाइयाँ बने, और हेल्थ नीड्स को पूरा कर सके पीपल को, और अफोर्डेबल ड्रग्स प्रोवाइड कर सके, मतलब कम दाम में दवाइयाँ दे सके लोगों को। लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिकली प्रोविज़न नहीं है कि नेग्लेक्टेड डिसीज़ को टैकल करने के लिए। मतलब स्पेसिफिकली का मतलब है जी कि ऐसा नहीं है कि एनटीडी के बारे में सब स्पेशल मेंशन हो कि इन डिसीज़ को स्पेशली टैकल किया जाएगा, इनसे लड़ा जाएगा, ऐसी कोई प्रावधान नहीं है इसमें। तो ये क्या है, जैसे आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, मेंस एग्ज़ाम का, यूपीएससी का हो या किसी का भी, तो उसमें आता है ना एक टर्म क्रिटिकली एग्जामिन करें। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है जी आपको उस में उसके पॉजिटिव पॉइंट भी बताने और नेगेटिव भी, मतलब बुराई भी करनी है और अच्छाई भी बतानी है। तो मान लो आ जाए कि डिसीज़ के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव में तो लिख दोगे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है हेल्थ से टैकल, लेकिन नेगेटिव में लिख दोगे वहाँ पे कि हाँ जी बनाई तो है, लेकिन इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है। तो ये हो जाता है क्रिटिकली एग्जामिन करना। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, नेशनल पॉलिसी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज़। ये एक पॉलिसी है जी 2018 की। इसमें भी क्या है, जो रेयर डिसीज़ होती हैं, दुर्लभ बीमारियां, उनके लिए टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं ताकि इनोवेशन को इंक्रीज़ किया जा सके इसमें। लेकिन पर्टिकुलरली फिर भी इस डिसीज़ के लिए, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के लिए कोई रिसर्च फंडिंग नहीं है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रिसर्च करने के लिए, कि डिसीज़ की मेडिसिन्स के लिए, और क्या है जी इनके लिए दवाई बनाई जा सकें, इक्विपमेंट बनाए जा सकें चेक करने के लिए। तो ऐसे कोई रिसर्च फंडिंग के लिए और इनोवेशन के लिए स्पेशली इन डिसीज़ के लिए कोई प्रायोरिटीज़ नहीं दी गई है इस पॉलिसी में भी, जो 2018 की पॉलिसी है रेयर डिसीज़ के लिए। तो ये था जी इसमें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी अपना पीएमजे। ये पीएमजे स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत का ही पार्ट है जी। आयुष्मान भारत स्कीम आपने पढ़ी होगी बहुत बार। आयुष्मान भारत स्कीम जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लॉन्च की थी, उसी का पार्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या करती है, हेल्थ आउटकम को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेट्स में, और इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है जी। ये पीएमजेवाई को अभी कंपेयर किया गया है, इसकी सर्वे की गई है कि इसकी वजह से क्या है, जब से ये चलाई है पीएमजेवाई स्कीम, इससे क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा बढ़ा है लोगों में, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए की गई थी कि लोगों के स्वास्थ्य का बीमा किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। और इस स्कीम से क्या है कि जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स थे उसमें भी रिडक्शन हुआ है, कमी आई है। रिडक्शन का मतलब, इन्फेंट का मतलब जी भ्रूण हत्या हो जाती है ना, मतलब हत्या नहीं, एक तरह से जो, जैसे मान लो अभी बच्चा पैदा हुआ तो वो इन्फेंट माना जाता है, तो शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, वो शिशु मर जाता है ना, तो उसके रेट में भी बहुत कमाई, दर में कमी आई है। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब 5 साल से पहले बच्चा मर जाता है जब, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ,
5 साल से पहले मर जाता है तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स बोलते हैं उसे। तो इसमें भी कमी देखने को मिली है। दूसरा क्या है, जो फैमिली प्लानिंग है उनकी सर्विस में भी अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसे, जैसे रहता है ना बच्चे दो ही अच्छे, तो क्या है बच्चे क्या है फैमिली प्लानिंग क्या है, फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर रहे हैं। और जो सर्विसेज है मान लो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जैसे, या और भी मेडिसिन्स वगैरह, ताकि फैमिली को कंट्रोल किया जा सके, कम बच्चे पैदा किए जा सकें, 2 बच्चे ही, तो इन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये सर्विस भी क्या है इंक्रीज़ हुई है, इम्प्रूव हुई है। और क्या हुआ है, ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ HIV एड्स, जो HIV एड्स बीमारी है जी उसके बारे में भी लोग जागरूक हुए हैं, बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। और क्या हुआ है जी इसमें, और है जी जो PMJY है इसमें क्या है 54% स्टेट्स जिन्होंने PMJY को इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट में, जिस स्टेट्स ने भी अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट किया इस स्कीम को लागू किया, उस स्टेट्स में 54% तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हेल्थ इंश्योरेंस का। और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जिन स्टेट्स ने मतलब वो स्टेट जिनने इम्प्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया प्रधानमंत्री जय स्कीम को, उनमें क्या है 10% तक कमी देखने को आई है। क्योंकि ऐसे स्टेट्स हैं ना जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया उसमें 50% तक इम्प्रूवमेंट मिला है, जिन्होंने नहीं किया 10% उसमें डिक्रीज हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ की सुविधाएं। ये PMJY क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। PMJY क्या है, हमने फुल फॉर्म देख लिया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस इस स्कीम में दिया जाता है। कितना दिया जाता है जी, ये 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, एक साल में एक फैमिली के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं जी। मान लो आपको कोई बीमारी हो जाए, गरीब लोगों के लिए है, पुअर पीपल्स के लिए, किसी को बीमारी हो जाए तो वो फ्री इलाज करा सकता है 5 साल के लिए, मतलब फैमिली 5 लाख रुपए तक। कोई भी फैमिली मेम्बर, मान लो ये फैमिली मेम्बर में 4 मेम्बर है, 5 मेम्बर है, 10 मेम्बर है, कोई भी, तो टोटल फैमिली का खर्चा साल में 5 लाख रुपए तक का ये फ्री इलाज करा सकते हैं। और कौन कौन सी, फॉर द सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए है ये। मान लो आपको जुकाम खांसी हो जाए ना, वो नहीं है कि जुकाम खांसी होगी आपने टैबलेट ली, विक्स लगाई, उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस दे गवर्नमेंट ना, प्राइमरी केयर के लिए नहीं है, सेकेंडरी मतलब आपको जो ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, जो आपके मान लो मृत्यु हो सकती है, तो उन बीमारियों के लिए सेकेंडरी टर्सरी केयर। और दोनों में ये याद रखना है, पब्लिक हो या प्राइवेट हॉस्पिटल। इम्पेंडल हॉस्पिटल, मतलब इम्पेंडल्ड का मतलब क्या है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनने गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि हाँ इन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हो, गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस देगी, मतलब आप इलाज कराओगे 5 लाख रुपए तक का खर्चा गवर्नमेंट देगी। ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल सारे नहीं है, ये याद रखना। ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल आ जाए तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वही हैं जो प्राइवेट इम्पेंडल हॉस्पिटल इन इंडिया, जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं, और पब्लिक हॉस्पिटल में तो सब में करा सकते हैं। अब इसमें क्या है देखो, इसने क्या है कम से कम 10.74 करोड़ पुअर पीपल को ये कवर करता है, 10 करोड़ पुअर पीपल को, लगभग मतलब ये फैमिलीज़ को कवर करता है, 10 करोड़ फैमिलीज़ को कम से कम, और 50 करोड़ बेनिफिशरीज, मतलब एक फैमिली में मान लो 5 मेंबर भी मान लें तो 50 करोड़ हो गए ना मेंबर। और क्या जी इसमें, ये कैशलेस एक्सेस है टू हेल्थ, मतलब कि क्या है आपने इलाज कराया, कैश नहीं देना आपको, कोई कैश नहीं देगी, रुपया नहीं देगी गवर्नमेंट। क्या है गवर्नमेंट डायरेक्ट क्या है, जिस हॉस्पिटल में आपने कराया है उस हॉस्पिटल में पैसे दे देगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या मतलब कैसे कौन कौन उठा सकता है इसके लिए जी, कोई भी फैमिली हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है साइज पे, एज पे, जेंडर पे, मतलब चाहे स्त्री पुरुष हो या है कितनी की एज का हो, या फैमिली का साइज चाहे 1 मेंबर हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 मेंबर हो एक फैमिली में, तो सबको मिलेगा जी। और क्या है जी इसमें, जब भी आपको बीमारी होगी ना, मान लो आज बीमारी है, फ्रॉम डे 1 से ये कवर करेगा आपको। और मान लो हॉस्पिटल में जब आपका एडमिट हुए हो उससे 3 दिन पहले तक का आपको खर्चा मिलेगा, और 15 दिन तक बाद तक पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब आप हॉस्पिटल से आज छूट गए उसके 15 दिन तक जितना भी खर्चा आएगा ना, सब मेडिसिन और डायग्नोस्टिक मतलब जांच करने में, मान लो कोई टेस्ट कराया है या फिर दवाइयाँ मिली हैं, सबका खर्चा मिलेगा जी आपको 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जब हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए। और क्या है जी इसमें, इसमें ये पोर्टेबल अक्रॉस कंट्री है। पोर्टेबल का मतलब है जी आप किसी भी, ये नहीं है कि आप मान लो किसी स्टेट से हो, मान लो MP से हो, हरियाणा से हो या UP से हो, तो आप उसी स्टेट में लोगे ना कहीं पे भी, मान लो केरल में जाके भी आप एक्सेस कर सकते हो, वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विस देगी। नेक्स्ट क्या है जी, इसमें कम से कम
1393 प्रोसीजर को कवर करती है और कॉस्ट भी, और सारी कॉस्ट को कवर करती है, चाहे ड्रग की हो, दवाइयाँ कोई सप्लाईज़ की हो, या डायग्नोस्टिक सर्विस कोई टेस्ट वेस्ट कराना हो आपको उसमें भी, या कोई फिजिशियन डॉक्टर की फ़ीस हो जी उसको भी कवर करती है। रूम के चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे आपको, जैसे मान लो हॉस्पिटल में जाते हो रूम का भी किराया लगता है ना, वो भी नहीं देना पड़ेगा। सर्जन के चार्जेस भी, मान लो कोई सर्जरी करनी है तो सर्जन के चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। ऑपरेशन थिएटर के भी कोई चार्जेस नहीं, आईसीयू चार्जेस कोई चार्ज नहीं लगने आप पे, 5 लाख रुपए तक का। और क्या जी इसमें, और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे, ख़त्म हो गया जी। नेक्स्ट है जी एनकेव्स इंडिया फोरम 2021। ये क्या है, अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ये ऑर्गेनाइज किया है ये फोरम। एनकेव्स शॉर्टकट में इस मिनिस्ट्री को बोलते हैं मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आगे से मैं मॉस्पी बोलूँगा। ये क्या है, ये एक जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीजन है, एक यूनाइटेड नेशन का ये ब्रांच है। ये क्या है, एनकेव्स प्रोजेक्ट इसका पार्ट है। तो एनकेव्स ये हर साल ना रिलीज करता है डेटा, मतलब इसका सर्विस है। तो ये इसी का पार्ट है जो इंडिया ने फॉरम किया है ना 2021 में, एनकेव्स फॉरम। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। ये पूरा डिटेल में जानेंगे हम है क्या, इसकी फुल फॉर्म देख लो आप। और इसी का पार्ट है ये एनकेव्स प्रोजेक्ट ऑफ यूएनएसडी, यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीजन, इसी का पार्ट है ये। इसमें 5 कंट्रीज़ करती हैं जो ये अभी किया है ना इसमें। ये देखो आप पहले जी एनकेव्स इंडिया फोरम हुआ है ना, इसमें 5 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी कंट्री करती हैं और क्या करती हैं, इसमें 5 कंट्री करती क्या है कि ये एड्रेस करती हैं कंसर्न ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड कंजर्विंग द इन्वायरमेंट फॉर द फ्यूचर यूज वाइल चार्टिंग द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये जी, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप कोई भी मान लो डेवलपमेंट कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ये नहीं है कि आप फॉरेस्ट को काट दोगे, फॉरेस्ट को काट के, जंगलों को काट के, पेड़ पौधों को मतलब रिमूव करके आप जंगल बना रहे हो, फिर तो इन्वायरमेंट का लॉस होगा ना जी। क्योंकि फॉरेस्ट तो कार्बन जो CO2 वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन का लेवल कम करते हैं, गिरना गैस होती हैं जो कम रहती हैं इसका लेवल, इसकी वजह से, पेड़ पौधों की वजह से। या ऐसा भी नहीं है, मान लो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो सिटी में, और कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग हो रही है, मान लो उससे पॉल्यूशन होता है ना, सीमेंट वगैरह धूल वगैरह उड़ती है तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ता है। तो इन सबको ध्यान में रखा जाएगा कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ में हो और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी साथ में हो। तो ये चीज़ देखी जाती है इसमें, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के साथ साथ आप इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन कर रहे हो, बचाव कर रहे हो, पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हो। यही हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी को ये 5 कंट्रीज़ क्या है एड्रेस करती हैं इसी को। कौन कौन सी 5 कंट्री है, एक तो इंडिया हो गया जी अपना, सेकंड ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मेक्सिको। ये 5 कंट्री ने मिलकर ये एनकेव्स इंडिया फोरम 2021 किया है, जो पार्ट है किसका, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक डिवीज़न का ही, उसका ही ये गए एनकेव्स प्रोजेक्ट, उसी का पार्ट है। इसमें क्या ये 5 कंट्री आती हैं साथ में, और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम को कैसे बचाया जाए, और डेवलपमेंट भी साथ में किया जाए, तो ये सब पे ध्यान देती हैं ये कंट्रीज़। अब इसमें क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशन का है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है एनकेव्स, किस किस का, कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है वर्ल्ड वाइड लेवल पे है पूरे विश्व में। एक तो जी यूएनएसडी हो गया, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, और एक यूनेप हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और एक हो है जी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। ये 3 मिलकर इसको वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करती हैं इस प्रोजेक्ट को, एनकेव्स है जो। और इसमें क्या है, यही है कि जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम की अकाउंटिंग की जाए और एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक की अकाउंट की जाए, कि कैसे उनके लिए नॉलेज एजेंडा, एडवांस में नॉलेज एजेंडा प्रोड्यूस की जाए। मतलब ये किया जाए कि एक इन्वायरमेंट और इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट से, उसके बारे में नॉलेज क्रिएट करना। और ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, जो अभी इंडिया फोरम है, एनकेव्स इंडिया फोरम है, ये फोरम जी इसकी ड्यूरेशन होगी 2021 के एंड तक, जब तक 2021 साल रहेगा तब तक। इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्या है। सिग्निफिकेंस वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक का डेवलपमेंट साथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन साथ में हो। तो ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशन का ही, UNCAA फ्रेमवर्क। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये सिस्टम है जी यूनाइटेड नेशन का। इसके तहत ही
ये MOSPI जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट और डेटा जो कंपाइल करती है इसका, इस एनकेस प्रोजेक्ट का इसके तहत ही करती है यूएनसीआ जो SEE है फ्रेमवर्क, इसके तहत ही डेटा तैयार करती है। और MOSPI हर साल क्या करती है, लगभग इसके एक ना एनुअल बेसिस पे 2018 से हर साल क्या है, एक पब्लिश करती है डेटा। कौन सा डेटा? एनवी सेट्स इंडिया के नाम से एक डेटा पब्लिश करती है, जिसमें क्या है, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में कैसे डेवलप किया जाए उसके थोड़ा रूल्स फ्रेमवर्क होते हैं इसमें एनवी सेट्स इंडिया में। तो एनवी सेट्स इंडिया कौन पब्लिश करता है एनुअल बेसिस पे, ये याद रखना आपको। इसमें इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग होती है, पर्यावरण की अकाउंटिंग कैसे बचाया जाए उसे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे किया जाए, तो एनवी सेट इंडिया याद रखना MOSPI करती है। और क्या जी इसमें, और है जी, इस several of these accounts are closely related to the social and economic attributes making them a useful tool for policy। मतलब जब ये अकाउंट तैयार किए जाते हैं ना, सोशल और इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स दोनों ध्यान में रखे जाते हैं कि सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें यही था एनकेप्स इंडिया फोरम 2021 का MOSPI ने किया है, ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है। चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है अपना टॉप 25। टॉप 25 क्या है? टॉप 25 ड्राइव है जी, ये एक इनिशिएटिव है, किसका प्रोग्राम है, ये मुंबई पुलिस का प्रोग्राम है। इसमें है क्या, इसमें है जी जो ऐसे टॉप 25 का मतलब है जी, जो 25 ऐसे बदमाश क्रिमिनल्स जो क्या सबसे ज़्यादा क्राइम फैलाते हैं, वो जो भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो टॉप 25 क्रिमिनल को कहा है कि भैया आप गुड बिहेवियर का हमें लिख के दे के जाओ, और अगर आप मान लो आपने फिर भी इसके बाद छूटने के बाद ऐसा कोई क्राइम किया, तो फिर आप पे फाइन भी लगेगा और आपको सज़ा भी हो सकती है। ये टॉप 25 इससे रिलेटेड है। मतलब क्रिमिनल को जो मान लो चोरी डकैती कुछ ऐसे करते हैं, तो उनको एक तरह से वार्निंग दी है कि आप लिखित में देके जाओ, गुड बिहेवियर का अच्छा बर्ताव करोगे समाज में रह के, और कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी, एग्रीमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टार्स प्रोजेक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक। ये स्टार्स प्रोजेक्ट है जी इंडिया का, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ये इसमें करते क्या है, इसकी फुल फॉर्म है जी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। अब आपको पता ही चल गया होगा, टीचिंग लर्निंग मतलब एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना है इसमें, और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है फाइनेंशियल सपोर्ट्स। कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है। और किस किस ने साइन किया है ये जो एग्रीमेंट हुआ स्टार्स का, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने, वर्ल्ड बैंक ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, इन्होंने तीनों ने ये प्रोजेक्ट साइन किया है। ये अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया था स्टार प्रोजेक्ट, मतलब अप्रूव कर दिया गया था कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम को कैसे प्रमोट किया जाए, और ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होगा। कौन कौन से 6 स्टेट्स, एक तो हिमाचल प्रदेश है जी, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, ये 6 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होगा। अगर स्टार प्रोजेक्ट आ जाए ना स्टेटमेंट कि ऑल स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा, तो वो गलत हो जाएगी, लागू सारे स्टेट में नहीं होगा, 6 स्टेट्स के लिए है ये। और ये याद रखना है, स्टार प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये कौन सी स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ये सेक्टर स्कीम कौन सी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाती है सारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन इसमें स्पॉन्सर स्कीम में क्या है, दोनों पैसा लगाती हैं, दोनों इम्प्लीमेंट करती हैं। अब इसकी इम्प्लीमेंट एजेंसी हमने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये इसको लागू करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा 6 स्टेट्स में। और इसमें क्या होगा कि स्टेट लेवल पे इसको कौन देखेगा, एक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी होगी जो क्या है समग्र शिक्षा के लिए इसे इम्प्लीमेंट करेगी। समग्र शिक्षा का मतलब है जी एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सबको शिक्षा मिले। और क्या है जिसमें स्टार प्रोजेक्ट में पैसा कितना दिया गया है ये ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी देख लो आप। 5718 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें से वर्ल्ड बैंक क्या है $500 मिलियन की सपोर्ट दे रहा है, मतलब इतने की सहायता दे रहा है। $500 मिलियन $, अमेरिका के डॉलर दे रहा है हमको इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा ना स्टार प्रोजेक्ट के लिए, मतलब सहायता दे रहा है, पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं है कि हर ये 6 स्टेट में मतलब सबको दे देगा, ना।
ये उसी को देगा जो अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। मतलब रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। प्रोग्राम फॉर रिजल्ट मतलब कि आपने अच्छा एजुकेशन को वहाँ प्रमोट करके दिखाया, फिर आगे आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये याद रखना आपको, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट या रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, जो वर्ल्ड बैंक देगा। और क्या है इसमें, एक स्टेट इंसेंटिव ग्रांट होगी जो क्या है, इनकरेज करेगी स्टेट्स को एजुकेशन अचीव करने में, टू मीट द डिजायर प्रोजेक्ट आउटकम्स। मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो ब्रांच है स्टेट इंसेंटिव ग्रांट, ये उसे इनकरेज बढ़ावा देगी। तो इसमें यही था। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक सर्वे अभी जारी किया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें एजुकेशन के लिए क्या क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है जो, पहले तो इसके बारे में जानो। इकोनॉमिक सर्वे हर साल गवर्नमेंट क्या है इशू करती है, जारी करती है, पब्लिश करती है। और इसमें होता क्या है, इसमें जी इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, बजट पास होने से पहले इसको रिलीज़ किया जाता है। जब भी हर साल बजट होता है ना, अभी इस साल का बजट क्या है, 1 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में। 1 तारीख से 1 फरवरी से क्या है, बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है। सबकी जो पार्लियामेंट है, एमपी जो ड्यूटी लगने वाली है, पार्लियामेंट का सेशन चलने वाला है। तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगे 1 फरवरी को। तो बजट प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ कर दिया जाता है। एक बात याद रखने की है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ, संविधान में कोई प्रोविज़न नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट पब्लिश करेगी हर साल, ना बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन बजट के लिए प्रोविज़न है, बजट के लिए प्रोविज़न है जी बिल्कुल। लेकिन बजट वर्ड क्या मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिल्कुल नहीं है जी, बजट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो क्या मेंशन है? मेंशन है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको याद रखना है। इस एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट का मतलब ये है जी बजट, लेकिन बजट वर्ड कहीं पे नहीं है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। पूरे साल का कितना बजट रहेगा, मतलब कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, किस किस में करेगी, और कितना खर्चा आने वाला है, और कितना कमाया, रेवेन्यू कितना आया गवर्नमेंट के पास, सारा लेखा जोखा इसमें बजट में होता है जी। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे में होता है जी पिछले साल का बजट, तो होता है अगले साल का। ये जब अब साल चलेगा, मतलब 2021 से लेकर 22 तक फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक, 31 मार्च तक का पूरा खर्चा होता है जी। ये खर्चा और जितना पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, सारा लेखा जोखा होता है इसमें बजट में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। तो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे में तो बजट में तो अगले साल के लिए होता है सारा कुछ। इकोनॉमिक सर्वे होता है जी लास्ट ईयर का, पिछले साल में क्या क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना खर्चा हुआ, और कितना रिवेन्यू हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना टैक्स आया गवर्नमेंट पे, कितना कमाया और कितना खर्च किया, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, ये डेटा तो होता ही है। दूसरा क्या है कि ये देखते हैं कौन कौन सी स्कीम योजनाएं परफॉर्म अच्छा कर रही हैं, किसने अच्छा किया, और गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया, ये सारा डेटा होता है जी। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई एग्ज़ाम आपको निकालना है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसे भी देखेंगे, थोड़ी थोड़ी हाईलाइट जो न्यूज़पेपर में आएंगी सारी देखते रहेंगे हम। अब एजुकेशन के बारे में क्या डेटा है वो देखते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे आया जो 2020-21 का, इसमें क्या है, जो ऑनलाइन स्कूलिंग हुई है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से, वो सारी इसमें फाइंडिंग दी हुई है। तो इसमें क्या आया है देखो जी, एक तो जो परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड चिल्ड्रन है, मतलब कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में जो भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, इनरोल हुए हैं, वो उनमें जो स्मार्टफोन यूज करते हैं जो बच्चे, मतलब कि स्मार्टफोन तो जानते हैं ना, सबके पास स्मार्टफोन है आजकल। तो स्मार्टफोन बच्चों के पास, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों, उनमें बढ़ा है स्मार्टफोन, उनके बच्चों के पास ज़्यादा आए हैं। पहले 36.5% के पास था 2018 में, और 2020 में 61.8% बच्चों के पास, रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में इतने बच्चों के पास स्मार्टफोन है और उससे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। समझ गए। एक इसके अंदर पीएम विद्या के बारे में चर्चा हुई है। पीएम विद्या क्या है जी, प्रधानमंत्री ई विद्या। ये जी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसमें डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक्सेस हो सके, ताकि मतलब ऑनलाइन कनेक्ट करना स्टूडेंट और टीचर को, पीएम विद्या में।
एक है जी अगला, ये जी MOOC, मूक्स। ये क्या है जी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब कि ये जो क्या है 92 कोर्सेज से ज़्यादा, लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ऑनलाइन ओपन स्कूलिंग से पढ़ रहे हैं। तो ये मूक सिस्टम क्या है, ऑनलाइन ओपन सिस्टम है, जिसमें बच्चे क्या है घर पे बैठे ओपन तरीके से बोलते हैं, उसे ओपन बोलते हैं। रेगुलर, एक तो आप स्कूल में रेगुलर जाते हो, और ओपन क्या है कि आपने रजिस्टर करा लिया ऑनलाइन ही, और ये ओपन स्कूलिंग इसे बोलते हैं। स्कूल्स आप घर पे रह के पढ़ाई करते हो। तो ये 92 कोर्सेज़ के लिए ये कोर्सेज़ चलाए गए हैं इसमें, 92 कोर्सेज़ से ज़्यादा, और 1.5 करोड़ बच्चों ने इनरोल किया है इसमें। तो ये है जी मूक्स, आपको याद रखना है ओपन सिस्टम के लिए। एक है जी प्रज्ञाता गाइडलाइंस। ये प्रज्ञाता गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, डिजिटल एजुकेशन से। मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। तो इससे के लिए गाइडलाइंस हैं स्कूल्स में, ताकि बच्चे घर पे रह के ही पढ़ सकें। प्रेजेंट एट होम ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल्स, स्कूल बंद होने के कारण घर पे ही ताकि पढ़ सकें। ये प्रज्ञाता लाइन याद रखना है, डिजिटल एजुकेशन से इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्या जी, मनोदर्पण इनिशिएटिव है। ये किस लिए, ये जी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे किसको, टीचर्स को या बच्चों को। साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे, जैसे मान लो कोई मेंटली प्रेशर हो जाता है ना बच्चों पे, बहुत दुख हो जाता है, मान लो कोई फेल हो जाता है बच्चा, या फिर टीचर किसी डिप्रेशन में है, बहुत ही ज़्यादा सर पे दबाव हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिस्ट होंगे जो सपोर्ट करेंगे टीचर को भी, स्टूडेंट्स को भी, और पेरेंट्स को भी। तो ये आत्मनिर्भर भारत है ना, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसी के अंदर चलाया गया था मनोदर्पण इनिशिएटिव। और क्या है जी इसमें, और फाइंडिंग आई जी, एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे 96% तक लिटरेसी लेवल क्या है, हो गया है। 96% तक, मतलब 100 में से 96 बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। एलिमेंट्री लेवल का मतलब है जी प्राइमरी लेवल तक, पाँच जो 5वीं तक बच्चे होते हैं ना, 5th क्लास स्टैंडर्ड तक, तो उस पर 96% बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, लिटरेसी लेवल है जो, लिटरेसी का मतलब है जी साक्षरता, और साक्षरता का क्या मतलब है, लिटरेसी का मतलब है जी ऐसे बच्चे जो 7 साल से ऊपर हैं, अबव 7 ईयर्स, एंड दे कैन रीड एंड राइट एंड स्पीक इन वन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मतलब 7 साल से बच्चे ऊपर हैं और वो किसी एक लैंग्वेज में, भारत की किसी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों काम जो कर सकते हैं 7 साल से अबव होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में जो इंडिया में यूज होती है, तो वो जी साक्षर माने जाएंगे, लिटरेट माने जाएंगे। और क्या फाइंडिंग है जी, ये तो स्कूल लेवल पे है जी, जो क्या है 5वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें 96% तक लिटरेसी रेट पहुंच गया। लेकिन ओवरऑल सारे बच्चों को भी लगाएं और पूरे बड़े बूढ़ों सबको मिला के ओवरऑल 70.7% तक लिटरेसी रेट इंडिया में पहुंच गया है। ये नेशनल सैम्पल सर्वे की फाइंडिंग थी। ये क्या है जी, ये लगा लो एक, उसके अंदर एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी के अंदर जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है नेशनल सैंपल सर्वे। तो इसकी सर्वे ने बताया है ये 77% तक। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे, इकोनॉमिक सर्वे का ये जी, ये भी बेयर नेसेसिटीज़ की सर्वे है। बेयर नेसेसिटीज़ क्या होती हैं जी, असेंशियल सर्विसेज, मतलब ज़रूरी सर्विस, जीने के लिए जो असेंशियल सर्विस होती है ना, ज़रूरी सर्विस, जैसे मान लो रोटी कपड़ा और मकान, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो ये बेयर नेसेसिटीज़ बोलते हैं उनको। तो इसके बारे में क्या है, एक इंडेक्स जारी किया है, बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स, रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे, ग्रामीण और एक ग्रामीण के लिए किया ये इंडेक्स, एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक ऑल इंडिया लेवल के लिए। तो ये इसमें क्या पाया है, ये BNI है जी, जो बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स, इसमें 26 इंडिकेटर यूज़ होते हैं, 26, और 5 डायमेंशन। ये डायमेंशन कौन कौन से जी, वाटर, पानी किसके लिए अवेलेबल है नहीं है, सैनिटेशन है नहीं है, हाउसिंग घर है या नहीं है, माइक्रो इन्वायरमेंट कैसा है जी, और अदर फैसिलिटीज़। ये 5 डायमेंशन है जिनमें 26 इंडिकेटर हैं इनके। मान लो वाटर के 2-3 पार्ट, सैनिटेशन के, इसके, तो ये ऐसे 26 इंडिकेटर, 5 डायमेंशन, ये याद रखना आपको। इसके बेस पे ही सर्वे फाइंड की गई है। और 2012 से लेके 2018 तक का कंपेयर किया गया है डेटा, कि 2012 में कंडीशन क्या थी, वाटर कितना था, पीने के लिए पानी लोगों के लिए, सैनिटेशन या हाउसिंग फैसिलिटी कितनी थी, और 2018 में कितनी है। तो इस पर फाइंडिंग की गई है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और हाउसिंग कंडीशन कैसी है इंडिया में। तो ये डेटा कलेक्ट किया गया है। इसमें क्या है कि 2012 से लेकर 2018 में जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं हाउस होल्ड लेवल पे,
तो वो एक्सेसिबल हो चुकी है, मतलब बढ़ी है उनकी मात्रा। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है, मतलब लोगों को पीने का पानी घर तक मिले, हाउस होल्ड में मिले। इसका भी डेटा बताता है कि 2012 से लेकर 2018 में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में। कि मतलब मान लो पहले 2012 में 10 लोगों को मिला है, तो अब ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा हो गया, 12 15 16 20 लोगों को। तो ये बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। रीजनल डिस्पैरिटी भी कम हुई है। रीजनल डिस्पैरिटी का क्या मतलब है जी? डिस्पैरिटी का मतलब है, मान लो ये अपना इंडिया है, यहाँ पे मान लो ये गुजरात है और ये मान लो उड़ीसा है। तो पहले उड़ीसा में मान लो कम सर्विस थी, कम डेवलप था, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप था। अब क्या है, उड़ीसा भी मान लो ज़्यादा डेवलप करने लगा है थोड़ा। इनकी जैसे मान लो इसका डेवलपमेंट के इंडिकेटर मान लो 15 थे, इसका मान लो 5 है, तो ये ज़्यादा डेवलप कर दिया है, 10 तक पहुँच गया। मतलब इसमें फैसिलिटी और 10 सर्विस और ज़्यादा आ गई। लेकिन ये तो ऑलरेडी डेवलप है स्टेट, तो ये तो इतना ही रहेगा, या इसमें थोड़ा और डेवलपमेंट हो गया, ये 17 तक हो गया। लेकिन फिर भी क्या है, गैप तो कम हो गया ना दोनों का। तो ये होता है जी रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो ये डिक्लाइन की है, मतलब कम हुई है। मतलब जो पुअर स्टेट थे उनमें कंडीशन अच्छी हुई है, पुअर रीजन थे उसमें कंडीशन अच्छी हुई है। और जी हाउसिंग इंडेक्स में भी क्या है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और क्या है जी इसमें, इसकी फाइंडिंग है कि माइक्रो इन्वायरमेंट में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन माइक्रो इम्प्रूव ऑल स्टेट्स में देखने को मिला है माइक्रो इन्वायरमेंट में, एक्सेप्ट असम इन रूरल एरियाज़ और उड़ीसा एंड असम इन रूरल और अर्बन एरियाज़। मतलब अर्बन में, मतलब कि सब में जो माइक्रो इन्वायरमेंट है सारे स्टेट में इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन असम के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हुआ है और अर्बन क्षेत्र में नहीं हुआ है। मतलब असम में तो ना रूरल अर्बन में, ना रूरल में ना अर्बन क्षेत्र में नहीं देखने को मिला है। और उड़ीसा में अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में। देखो जी, हाँ समझो इसको, दो क्षेत्र को छोड़ के सब में माइक्रो इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, एक उड़ीसा और एक असम। असम के तो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, और असम के रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में माइक्रो इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। मतलब असम है तो जहाँ पे रूरल अर्बन दोनों, उड़ीसा तो वहाँ पे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। और क्या फाइंडिंग है जिसकी, जो हेल्थ और एजुकेशन जो आउटकम आई हैं उनमें बेटर देखने को मिली हैं। और जो चाइल्ड सर्वाइवल है ना, जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, मतलब बच्चे जन्म लेने के बाद जी रहे हैं सही तरीके से, उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और डिक्लाइन इन स्टील बर्थ, स्टील बर्थ क्या होता है जी? स्टील बर्थ हो जाता है जी व्हेन ए बेबी इज़ डाइड इन यूटेरस। मतलब कि जब गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही बच्चा मर जाता है और बच्चा मरा हुआ पैदा होता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टील बर्थ, स्टील बर्थ, ठीक है। इसमें डिक्लाइन कमी देखने को मिली है जी। माल न्यूट्रिशन में कमी देखने को मिली है, कुपोषण कम हुआ है जी। एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट का मतलब है जी जब शिशु पैदा हुआ बच्चा मर जाता है, ये स्टील बर्थ तो होता है जी मरा हुआ ही बच्चा पैदा हुआ है। इन्फेंट है जी विद इन 28 डेज के अंदर ये बच्चा मर जाता है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये भी कम देखने को मिली है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले जी। तो इसमें यही था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या जी? नेक्स्ट है जी कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी जारी किया जी, कोविड-19 में किस किस कंट्री की क्या क्या परफॉर्मेंस रही, कैसे इन्होंने टैकल किया, तो इसके बारे में सारी डिटेल है। इंडिया की इसमें रैंक आई जी 86, 86वें नंबर पे। 98 कंट्रीज़ की ये टोटल डेटा कंपाइल किया और 98 कंट्री में 86 पे, मतलब बहुत ही लो क्या है इंडेक्स में रहा है इंडिया। तो इसमें क्या क्या फाइंडिंग है सारी देखेंगे। पहले देखते हैं ये कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी कौन करता है, कंपाइल किसने की है ये पब्लिश किया है जी सिडनी बेस्ड एक लोई इंस्टीट्यूट है। सिडनी कहाँ पे आपको पता ही होगा। और एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है जी, ये सिडनी बेस्ड ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। कहाँ पे? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है जी एक जगह सिडनी। और सिडनी में एक इंस्टीट्यूट है, संस्था है लोई इंस्टीट्यूट। तो इसी को बोलते हैं सिडनी बेस्ड लोई इंस्टीट्यूट। ये ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है। इसने ये डेटा कलेक्ट किया है और ये जारी किया है कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसने किसके बेस पे की है और क्या क्या अकाउंट में रखा है जी? इसने रखा है जी कि ज्योग्राफी पे, पॉलिटिकल सिस्टम पे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोविड-19 की वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ है। इम्पैक्ट का मतलब है जी इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये सारी आउटकम्स इसमें पैरामीटर, विच पैरामीटर्स इज़ यूज्ड टू पब्लिश दिस डेटा। कौन से पैरामीटर यूज़ होते हैं? 6 इंडिकेटर्स आर यूज। कौन कौन से? कन्फर्म्ड केसेज, कितने केसेज रहे कोविड-19 के ये देखा जाता है। कन्फर्म्ड डेथ, कितनी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। केसेस पर मिलियन पीपल,
प्रत्येक 10 लाख लोगों में कितने केस आ रहे हैं। डेथ्स पर मिलियन, प्रत्येक 10 लाख लोगों में कितनी मृत्यु हो रही है। केसेज एज ए प्रोपोर्शन ऑफ टेस्ट, जितने टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्टों में से कितने केस आ रहे हैं। टेस्ट पर 1000 पीपल, अगर 1000 लोगों का टेस्ट किया है तो उनमें से कितने लोगों पॉजिटिव आ रहे हैं कोविड-19 के लिए। तो ये सारे 6 इंडिकेटर देखे जाते हैं। और इसमें क्या है जी, इसमें देखा जाता है कि वायरस को कैसे, कितनी डेथ हो रही है, टोटल कितने केसेस पर कैपिटा टर्म, मतलब कितनी लोगों में डेथ हो रही है टोटल कंट्रीज़ में, और वायरस पे कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, ये सारी कंडीशन देखी जाती हैं। और इसमें क्या देखा जाता है, और देखा जाता है जी नेशनल लेवल पे कैसे ये पेंडेमिक को कैसे, कितना एक्सटेंट इसका बढ़ रहा है, ये सारा डेटा देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, और देखा जाता है जी कोविड-19 को ट्रांसमिशन होने में कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, इसको सारे इंडिकेटर देखे जाते हैं। और देखा जाता है लोअर रेट्स ऑफ पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल, मतलब कि ये देखा जा रहा है इसमें कि अगर मान लो पॉजिटिव जो केस आ रहे हैं कोविड-19 के, अगर वो कम आ रहे हैं तो इसमें है कि कोविड-19 को ग्रेटर तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है अगर किसी कंट्री में कम केस आ रहे हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ है, आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। इसमें जैसे 98 कंट्रीज़ को क्या है डेटा तैयार किया है 36 वीक का, मतलब 36 हफ्ते में तैयार किया है ये डेटा। और क्या है जी, चाइना का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? चाइना क्या है जी, उसका डेटा पब्लिश ही नहीं करता, कितना टेस्टिंग कर रहा है कितना नहीं, वो बस अनुमान लगाते हैं। तो चाइना इसमें इंक्लूड नहीं है, चाइना की कोई रैंकिंग नहीं दी है। और इस 6 जो इंडिकेटर तैयार करते हैं ना कि कितनी डेथ हुई है, कितने मिलियन पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, पर 1000 पे कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही है, 6 इंडिकेटर, तो इनको एक स्कोर देते हैं हर कंट्री को 0 से लेकर 100 तक। जिसको 0 स्कोर मिला है मतलब वो वर्स्ट परफॉर्मिंग है, मतलब सबसे गंदी परफॉर्मेंस रही है, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रही है उस कंट्री में, सबसे ज़्यादा डेथ रही है, सबसे ज़्यादा टेस्ट आ रहे हैं, और उसने बहुत ज़्यादा कम स्टेप लिए हैं कंट्रोल करने के लिए कोविड-19 को। और जिसको 100 मिला है उसने बेस्ट परफॉर्मिंग, मतलब उसने अच्छा स्कोर किया है, अच्छा रहा है वो कंट्री। अब टॉप कंट्री कौन है जिसने अच्छे से मैनेज किया कोविड-19 को? ये जी न्यूजीलैंड टॉप पे रहा है, फिर सेकंड नंबर पे वियतनाम, थर्ड पे ताइवान, थाईलैंड और सिप्रस फिफ्थ पे। बॉटम कंट्रीज कौन है सबसे नीचे? 98 नंबर पे कौन आया? ब्राज़ील। ब्राज़ील की सबसे ख़राब कंडीशन रही है जी, इसमें सबसे ख़राब तरीके से मेंटेन किया है। और सबसे ख़राब में यूएसए जी बॉटम में 5वें नंबर पे है जी, वर्स्ट परफॉर्मिंग, समझ गए? मतलब 94 नंबर पे यूएस सबसे ख़राब कंडीशन, इंडिया से भी ख़राब रही है जी यूएस में, अमेरिका में, क्योंकि इंडिया की तो 86 रैंक है ना। और साउथ एशियन में लगाएं तो साउथ एशियन कौन सी कंट्रीज़ होती हैं पता ना आपको? जैसे मान लो ये एशिया है जी, ये अपना इंडिया है जी, ये एशिया, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट महाद्वीप, तो इसको बोलते हैं साउथ एशिया, साउथ में पड़ता है जो। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज आती हैं इसमें, 7-8 कंट्री साउथ एशिया में। तो इसमें क्या परफॉर्मेंस रही है? इसमें रही है जी श्रीलंका की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस श्रीलंका साउथ एशिया में, क्योंकि 10 रैंक आई है जी इंडिया इसकी, श्रीलंका की। और इंडिया की तो आपको पता है 86 पे। मालदीव्स की कितनी आई जी? 25 पे। पाकिस्तान 69 पे, नेपाल 70 पे, बांग्लादेश 84 पे। मतलब इन देशों में सब में इंडिया की ख़राब कंडीशन रही है, 86 पे आया है। और ये सारी इंडिया से बेटर है, ये याद रखना साउथ एशिया में। इंडिया की परफॉर्मेंस देख चुके हैं हम ऑलरेडी। इंडिया को एवरेज स्कोर कितना मिला है? 24.3। तो यही है जिसमें सब कुछ। और आज के टॉपिक इतने ही थे, लेकिन एक टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा आपको। उससे पहले, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक करेंगे हम, ऑफ बजटिंग। न्यूज़ में था ऑफ बजटिंग, इसको समझाऊंगा मैं आपको। ऑफ बजटिंग होता क्या है, इसके बारे में हमने एक क्वेश्चन भी किया था अपने करंट अफेयर में। ऑफ बजटिंग बोरोइंग कह सकते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग मतलब बजट के अलावा उधार, या फिर फाइनेंसिंग, ऑफ बजट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या है जी? ये है जी, मान लो गवर्नमेंट हर साल एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा, और कुछ रेवेन्यू लेती है, मतलब लाभ कमाती है, टैक्स वगैरह से, नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं जो। अगर एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू घटाएंगे, वो बचेगा जितना, मान लो एक्सपेंडिचर रहा जी 100 और ये रहा जी 90, तो मतलब मान लो 10 रुपये का लॉस हुआ जी। तो इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब जितना एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है
और क्या है, रेवेन्यू कम है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से साल के टोटल जितना भी खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का और जितना लाभ कमाया है उसमें से एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू घटा दें लाभ, तो वो होता है जी फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं उसको, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल घाटा डेफिसिट को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट है जी। स्पेलिंग आपने देख रही हो कोई डेफिसिट की यार, डेफिसिट DEFICIT डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं उसको। अब इसको क्या है, मान लो गवर्नमेंट को साल में फिस्कल डेफिसिट हुआ, तो जितना हुआ इसको ना गवर्नमेंट क्या है 3-4 तरीक़ों से क्या है इसे कंप्लीट करने की कोशिश करती है, और इसका प्रावधान ताकि बजट में नहीं दिखाती है उसे, बजट में जो बजट पास होता है हर साल उसमें ना दिखे, क्योंकि क्या है जी अगर बजट में फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा दिखेगा ना तो बाहर क्या रेटिंग एजेंसी बैठी हुई है, रेटिंग एजेंसी का मतलब वो रेटिंग निकालते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है, कैसा फिस्कल डेफिसिट है, इकोनॉमी कोलैप्स तो नहीं कर गई, इकोनॉमी कैसी काम कर रही है, डेवलप कर रही है नहीं। तो इसके बेस पे क्या है, जो बाहर कंपनियां निवेश करने आती हैं ना, इन्वेस्ट करने आती हैं, जैसे FDI आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या है ना इन्वेस्ट करने आएंगी अगर रैंकिंग अच्छी रेटिंग रहेगी इंडिया की, तो रेटिंग एजेंसी क्या है अच्छी रेटिंग निकालें, इसलिए गवर्नमेंट क्या है फिस्कल डेफिसिट को कम रखना चाहती है, और इसे कम रखने के लिए क्या है वो ऑफ बजट फाइनेंसिंग करती है, ऑफ बजट बोरोइंग करती है। वो ये क्या होता है इसमें क्या करती है, वो डायरेक्टली लोन नहीं लेती गवर्नमेंट, वो क्या है अपने कंपनियों से लोन लेवाती है, जैसे PSU होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनसे कहती है भैया तुम लोन ले लो अपने नाम से और लोन हमें दे दो। तो ये क्या है गवर्नमेंट का लोन नहीं माना जाता क्योंकि PSU ने लिया है। जैसे मान लो आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं और कमाने वाले पापा हैं आपके फादर, और ये क्या कहें बच्चों से कहें तुम लोन ले लो, ये बच्चे के नाम से रहेगा पापा के नाम से नहीं रहेगा, वही बात है जी इसमें, समझ गए। मतलब PSU लेंगे जी लोन तो PSU के नाम पे रहेगा, ये गवर्नमेंट के क्या है फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होगा। और क्या जी फिस्कल डेफिसिट को करने के लिए क्या लेते हैं, मान लो उदय बॉन्ड जारी करते हैं, उदय बॉन्ड होते हैं बिजली के लिए जो पावर सेक्टर में जारी होते हैं, ये भी क्या है फिस्कल डेफिसिट को करने के लिए कम करने के लिए यूज करती है गवर्नमेंट। और क्या करती है जी इसमें, और करती है जी रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें करती है जी मान लो रिकैपिटलाइजेशन में ये गवर्नमेंट है जी और ये है जी बैंक, इसमें क्या होता है कि मान लो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी भैया बैंक हमें 1,00,000 करोड़ रुपए दो, 1,00,000 करोड़ रुपए ले लिए, अब गवर्नमेंट कहेगी लो तुम बॉन्ड ले लो 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 का बॉन्ड ले लेगा। अब बैंक क्या करे, ये गवर्नमेंट कहेगी बैंक से कि बैंक तुम आगे बॉन्ड को जारी कर दो मार्केट में, और ये मार्केट में बॉन्ड को जारी कर देगी, मार्केट से क्या है 1,00,000 करोड़ ये बैंक ले लेगा। अब देखो गवर्नमेंट को तो इसे देना ही नहीं है, अब भूल जाओ, 1,00,000 करोड़ रुपए भी ले लिए, इसे बॉन्ड दे दिया, इस बॉन्ड से क्या है इसने मार्केट से पैसा उठा लिया, इसके पास भी पैसा आ गया, लेकिन ये फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता जब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक होता है, समझ गए। तो ऐसे काम करती है एक तो। और कौन सा काम है जी इसका, और है जी मान लो जो क्या है जो PSUs हैं, PSUs पब्लिक अंडरटेकिंग, वो क्या है इससे उधार लेती है, बोरोइंग करती है। कैसे, इससे मान लो उधार लेगी तो वो क्या है ना बोरोइंग में नहीं गिना जाता, गवर्नमेंट की उधार खाते में नहीं आता। क्यों, गवर्नमेंट कहती है भैया ये तो हमारी कंपनी है, मान लो जैसे मान लो फादर ने अपने बच्चे से कहा था, कि उधार ले लो, और ये उधार इसने ले लिया फादर ने, तो अब ये कहेंगे कि ये तो भैया हमारा ही पैसा है, ये तुम्हारा लाभ है, तुमने मुझे दिया है। तो ये क्या है गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट PSU से उधार लेती है लेकिन उसे लौटाती नहीं है, वो तो कहती है ये डिविडेंड है PSU का, डिविडेंड का मतलब लाभ है जी, लाभ हुआ है इसे, तो जो कंपनी ने फ़ायदा कमाया है वो फ़ायदा गवर्नमेंट को लौटा रही है बस, तो इसे भी काउंट में नहीं करते। तो ये सारे कुछ होते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक होता है जी डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट भी ऑफ बजट, डिफर्ड पेमेंट भी क्या होती है ऑफ बजट बोरोइंग में आती है, ऑफ बजट फाइनेंसिंग में काउंट किया जाता है। ये क्या होता है डिफर्ड पेमेंट, ये होता है जी जैसे मान लो इस साल 1,00,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट हुआ, मतलब 1,00,000 करोड़ रुपए देने हैं गवर्नमेंट को, लोन वोन में किसी में लोन लिया है कुछ भी लिया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है इस साल में मान लो आधा ही 50,000 करोड़ ही रखेगी फिस्कल डेफिसिट में, और इस बाकी के आधे को क्या है डिफर्ड कर देगी, अगले साल पर डाल देगी, इसे अगले साल भरेंगे जी। तो ये क्या है इस साल में तो काउंट होगा नहीं क्योंकि अगले साल में काउंट छोड़ दिया ये,
तो ऐसे डिफर्ड पेमेंट कर देती है गवर्नमेंट, तो इसको भी फिजिकल डेफिसिट में नहीं काउंट किया जाता। और इससे क्या नुकसान क्या होते हैं जी, ये तो फ़ायदे हो गए कि फिजिकल डेफिसिट नहीं हो रहा काउंट, ठीक है, लेकिन नुकसान ये जी, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है। नेगेटिव एक तो ये जी, देखो जी, फिजिकल डेफिसिट दिख नहीं रहा, लेकिन रियल में तो क्या, रियल डेफिसिट तो बढ़ ही रहा है ना जी, रियल में वास्तविक तो घाटा बढ़ ही रहा है गवर्नमेंट का, वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड क्या है, सेकंड ये जी, ये FRBM एक्ट है ना, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट गवर्नमेंट का, वो क्या है, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया ये 2003 में। तो ये एक्ट है जी। तो जब ये फिजिकल डेफिसिट इन तरीक़ों से करती है ना गवर्नमेंट, तो ये क्या है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ FRBM एक्ट होता है, मतलब इसके दायरे में नहीं आता FRBM एक्ट के में, जो ये तरीके अपनाती है गवर्नमेंट, क्योंकि। और नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के कंट्रोल से भी बाहर है जी ये। कैसे, मान लो जब मान लो पार्लियामेंट में क्या है, मान लो बजट में अगर कोई चीज़ होगी, तो बजट में क्या है, बजट पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है ना गवर्नमेंट को, दोनों दो मतलब लोकसभा राज्यसभा में जाता है, लोकसभा की इसमें ज़्यादा अहम रोल रहता है, तो इसे पार्लियामेंट में पास कराना पड़ता है बजट को, और पार्लियामेंट के सारे अपोजिशन के मेंबर हों चाहे गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी के मेंबर हो, सब इसमें वोट वगैरह करते हैं जब पास होता है। लेकिन जब ऑफ बजट फाइनेंसिंग करेगी तो पार्लियामेंट की कोई परमिशन ही नहीं है जी, तो पार्लियामेंट के कंट्रोल से भी बाहर है। चौथा नेगेटिव पॉइंट क्या है जी इसका, चौथा ये जी, जब जो PSU से उधार लिया है, PSU से, उसका डेफिसिट तो बढ़ रहा है नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपने ले लिया, आप कह रहे हो ये तो मेरा ही पैसा है, लेकिन उसका तो बढ़ रहा है। एक दिन क्या होगा, एक कंपनी डूब जाएगी, कंपनी घाटे में चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा एक क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी कंपनी। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। तो ये था जी ऑफ बजट बोरोइंग या फाइनेंसिंग। अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन करेंगे जी, अब हम इस पे बेस्ड। तो आप तैयार हो तो यस बोलो, यस, तो ये आ गए जी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन सी है इनमें से। आज ही पढ़ा जी ये हमने, और आपको इनकरेक्ट बतानी है ये जी 4 स्टेटमेंट। ये देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, PM विद्या इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव टू यूनिफाई ऑल एफर्ट रिलेटेड टू डिजिटल टू इनेबल मल्टी मोड एंड इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। मतलब कि PM विद्या क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन को, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि टीचर और स्टूडेंट में एजुकेशन का एक्सेस बढ़ाया जा सके, दोनों को कनेक्ट किया जा सके। आपको बताना ये इनकरेक्ट है या नहीं, गलत स्टेटमेंट छांटनी है हमें। नेक्स्ट बोल रहा है जी, स्वयं विच इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप्ड मूक्स प्लेटफॉर्म, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, उसका स्वयं पोर्टल है जी एक, जिस पे ऑनलाइन ओपन तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सही है क्या। और क्या है जी इसमें, और है जी इसमें नेक्स्ट है जी, मनोदर्पण इनिशिएटिव प्रोवाइड्स साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। जो मनोदर्पण इनिशिएटिव है वो क्या है, साइकोलॉजिकल हेल्प देती है, स्टूडेंट हो या टीचर हो उनको जी। डी बोल रही है, प्रज्ञाता गाइडलाइंस वर लॉन्च टू इंश्योर गर्ल्स सेफ्टी इन स्कूल। जो प्रज्ञाता गाइडलाइंस है वो गर्ल की सेफ्टी, मतलब जो लड़कियां हैं स्कूल में उनकी सेफ्टी कैसे रखा जा सके, उसकी गाइडलाइंस है ये। तो इनकरेक्ट बताना है जी। देखो जी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं, तीनों सही हैं, लेकिन डी गलत है जी। प्रज्ञाता गाइडलाइंस हमने पढ़ा था, ये डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है जी, ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए उसके लिए गाइडलाइंस है प्रज्ञाता गाइडलाइंस, गर्ल्स की सेफ्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट बताना जी, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है, ये आपको बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें, ये करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रही है, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर टू हाउस होल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट हैज़ इम्प्रूव इन 2018 कंपेयर टू 2012 इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2012 के लेवल से 2018 में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है ड्रिंकिंग वाटर में। ये सही है गलत है बताना आपको। देर इज़ ए इम्प्रूवमेंट इन माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टेट इन 2008 एक्सेप्ट फॉर असम इन रूरल एंड ओडिशा एंड असम इन रूरल अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू 2012। माइक्रो इन्वायरमेंट में भी सब स्टेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 2012 से 18 के लेवल में। तो सिवाय एक्सेप्ट असम रूरल एरिया, असम में रूरल और अर्बन एरियाज़ में, और उड़ीसा में अर्बन एरियाज़ को छोड़ दें तो सारे स्टेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। दोनों की दोनों सही हैं जी, बिल्कुल करेक्ट, इसका आंसर सी हो जाएगा जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, अभी किया है हमने पता ही होगा आपको।
नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई प्राइमरीली फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन वाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। जो आरबीआई है वो क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन को, मतलब जो रिटेल महंगाई होती है उसको देखती है जब अपने 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है ना। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी ये क्या है, पब्लिश करती है आरबीआई कि कितनी रेट रखनी है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर कितना रखना है, या आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे ये रेट। तो रिटेल इन्फ्लेशन को देख के, ध्यान में रख के ये देखती है। सेकंड क्या है, ब्रॉड बेस्ड डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिकवरी कैन लीड टू ए राइज इन इन्फ्लेशन। अगर मान लो डोमेस्टिक हमारी कंट्री में ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी हो, मतलब इकोनॉमी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट हो उसमें, तो क्या है ये महंगाई में थोड़ा राइज हो जाता है, बढ़ावा बढ़ जाती है महंगाई थोड़ा। तो 1 2 या दोनों सही है, दोनों गलत, बताओ जी कौन सा आंसर है। देखो जी इसका आंसर दोनों सही है जी। आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन को ही देखती है जब बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। और ये भी सही है जी, जब डोमेस्टिक या ग्लोबल इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा तो क्या है, महंगाई थोड़ी बढ़ जाएगी। तो दोनों सही हो जाएंगे, सी आंसर करेक्ट है जी इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड कैन बी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। मतलब एक कैंपा फंड है जी, ये कैंपा फंड बोलते हैं इसको, कंपनसेशन एफॉरेस्टेशन फंड, कैंपा बोलते हैं इसको। ये किस किस के लिए यूज होता है ये बताना आपको। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए, जंगलों को मैनेजमेंट करने के लिए, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑपरेशन, जंगलों में जो आग लग जाती है उसको बचाने और कंट्रोल करने के लिए, पेमेंट ऑफ सैलरी, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ दोज वर्किंग इन फॉरेस्ट एरियाज, जो जंगलों में काम करते हैं ना उनके लिए मेडिसन, मतलब दवाइयाँ और सैलरी दी जा सकती है क्या कैंपा फंड से। फोर्थ है जी, मॉनिटरिंग ऑफ कैंपा वर्क्स, मतलब जो कैंपा वर्क्स, इस फंड के थ्रू जो वर्क काम हुआ है उसको मॉनिटर करना, कितना हुआ है कितना नहीं। तो आपका ये ऑप्शन है जी, ये देखो जी। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 और 1 2 4 कौन सा है जी। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो काम करते हैं ये वर्किंग फॉरेस्ट एरियाज़ में उनको ना मेडिसिन और सैलरी इस कैंपा फंड से नहीं दी जाती है। ये तो सिर्फ फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा मॉनिटरिंग वगैरह करने के लिए उसमें खर्च होता है जी इसका पैसा। तो जहाँ पे 3 है काट दो, ए कट गया, सी कट गया और 4 भी सही है जी। तो 1 2 4 हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्या है, यूनियन बजट कैन मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड चेंजेस इन टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। जब भी यूनियन बजट होता है पास, उसमें क्या है जीएसटी के रेट में चेंज किया जा सकता है, क्या डिसीजन ले सकते हैं बजट में। सेकंड है, जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर फंड वेयर इन अनड्यू benefit made by business under GST law have to be deposited in case it cannot be passed on to the identified recipient। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है जी, जो जीएसटी में क्या है, इसके थ्रू जब जीएसटी लॉ बनाया था इसके थ्रू कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया जाएगा एक। इसमें क्या है, इसमें वो पैसा जमा होगा जो बिजनेस ने कंज्यूमर को ट्रांसफ़र नहीं किया है और अपने पास ही रखा है इसमें, तो वो पैसा इसमें डिपॉजिट होगा। समझो, जैसे जीएसटी रखा है, किसी का रेट कम किया है तो प्रावधान था कि वो कंज्यूमर को आप फ़ायदा दोगे कि जैसे मान लो पेन का टैक्स कम किया है तो आप पेन पे प्राइस कम करोगे, जो भी कंपनी बना रही है, और ये प्राइस कम करोगे ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो। लेकिन कंपनियों ने क्या किया है, पेन का प्राइस कम ही नहीं किया। जीएसटी कम हो गया लेकिन पेन का प्राइस कम नहीं किया। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि पेन का प्राइस मान लो कम कर दिया गवर्नमेंट ने, टैक्स कम कर दिया, इस पर जीएसटी कम लगा दिया, तो कंपनी को ये प्रावधान था कि कंपनी भी प्राइस कम करेगी पेन का ताकि कंज्यूमर को फ़ायदा हो सके। लेकिन कंपनी ने अगर प्राइस कम नहीं किया पेन का, टैक्स कम हो गया, तो क्या है, जितना इसने कम नहीं किया तो वो सारा पैसा आएगा जो कंज्यूमर के ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सारा पैसा उस इंडस्ट्री से लिया जाएगा कंपनी से और इस कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डिपॉजिट होगा। तो ये सही है क्या स्टेटमेंट, ये बताना आपको। देखो जी सेकंड तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही प्रोसेस होगा जो मैंने बताया, लेकिन फर्स्ट गलत है। यूनियन बजट में जीएसटी के स्ट्रक्चर के टैरिफ से, मतलब कितना टैक्स रखना है कितना नहीं, जीएसटी में ये डिसीजन नहीं लिया जाता। ये डिसीजन को तो जीएसटी काउंसिल लेती है, जीएसटी काउंसिल बनाई थी जी जब जीएसटी लागू हुआ था। तो ये फर्स्ट गलत हो जाएगा जी, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, बस ओनली 2। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। टीजर लोन क्या है जी, ये समटाइम न्यूज़ में रहता है, ये बताना आपको क्या है। आपके स्टेटमेंट है जी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है,
लोन्स प्रोवाइडेड टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो अच्छे इंडिविजुअल होते हैं, मान लो बैंक से लोन लेते हैं काफ़ी लोन, तो उनको क्या है दिया जाता है वो लोन, उसको बोलते हैं कि टीजर लोन। लोन्स प्रोवाइडेड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद इंटरेस्ट रेट बिलो द रेपो रेट, रेपो रेट से नीचे जितनी रेपो रेट चल रही है उस दर से कम, ब्याज दर उसकी कम रख के जो गरीब लोग होते हैं उनको लोन्स दिया जाता है, वो होता है क्या टीजर लोन। सी बोल रही है लोन्स विच चार्ज लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज, ऐसा लोन को टीजर लोन बोलते हैं जो क्या शुरू में तो कम रेट रहता है उसका, लेकिन बाद में उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो ब्याज की दर है वो इंक्रीज करते हैं बाद में, शुरू में वो कम रहता है, तो ऐसे लोन को बोलते हैं कि टीजर लोन। आपके ऑप्शन है जी ये, और डी नन ऑफ दी अबव कोई सा भी नहीं है, बताओ जी कौन सा है। देखो जी इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसे लोन को बोलते हैं जिसका पहले तो इंटरेस्ट रेट कम रहता है, ब्याज की दर कम है जी, मतलब पहले शुरुआत में आपको कम रेट देना पड़ेगा, बाद में इंक्रीज़ कर देते हैं उसको, तो उसको टीजर लोन बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जी, बताना कौन सी, मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो किस एक्ट के अंदर बनाई गई थी, ये बताना आपको। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी, सांविधिक संस्था, कौन से एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। ए है जी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बी है जी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, सी है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, डी है हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट एक्ट 1989। इसका करेक्ट आंसर है जी बी। नहीं जी बिल्कुल बी इनकरेक्ट है, क्योंकि वाटर का समझ के कि वाटर अथॉरिटी वाटर एक्ट से बनाई जाएगी ना, बिल्कुल गलत है ये, इसका आंसर है ए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये याद रखना है, इसके थ्रू बनाई गई थी ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है जी, अब मिलेंगे हम कल अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप वेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी की बात है जी।